मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और आपकी प्यारी सी बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर मैंने बिल्कुल से 95 मार्क्स स्कोर किया है। मैंने बायोलॉजी के अंदर 95% स्कोर किया। तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे बेहतरीन, सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा, सबसे चुनिंदा प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ी सी हल्की सी आपको जानकारी दे दूं कि मेरे बायोलॉजी के अंदर टोटल मेरे पास 13 चैप्टर्स होते हैं और आपको टोटल 13 चैप्टर्स पर ही कमांड बनानी होती है। तो टोटल बायोलॉजी के अंदर आपके पूरे 13 चैप्टर्स होते हैं और 13 के 13 चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सारे बीबीआईएमपी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको कुछ भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो बायोलॉजी के अंदर आपकी बार 95% पार का जो नारा है वो मैं दे रहा हूं और आपको बायोलॉजी में 95 प्लस मैं दिला के रहूंगा। मतलब मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो मैं चुनिंदा प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हमारे यूपी बोर्ड 2013 का क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे यूपी बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है। और अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हो, 2026 की परीक्षा देने वाले हो, तो चिंता मत करो। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इन सारे क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन तैयार कर लो। उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मैं दावे कर सकता हूं आपके साथ। आपको 13 के 13 चैप्टर्स में कराऊंगा, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे करके कराऊंगा कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और आप बिल्कुल आसान तरीके से उनको याद भी कर पाएं, समझ भी पाएं। तो मेरे पास पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा कि मेरे पास नर मनुष्य में ब्रसड़ जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। मतलब जो ह्यूमन मेल होता है, उनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस मेरे उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो बायोलॉजी में कुछ भी रटना नहीं होता। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत मजे से उसको समझो तो बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है। मेरे पास क्या है कि मेरे पास जन्म के समय ब्रसड़ जो होते हैं अपने मूल स्थान से हटकर ब्रसड़ कोष में आ जाते हैं। और क्यों आते हैं, हमसे क्यों पूछा जा रहा है। तो क्यों का मतलब है, जो ब्रसड़ कोष में आने का मतलब क्या है, जो शरीर का तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है और जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो, जो शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल नहीं होता। इसीलिए जो ब्रसड़ होते हैं, वो जो मेरे पास ब्रसड़ हैं, वो ब्रसड़ कोष में आ जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, अपने अंदर से, मतलब अपने मूल स्थान से हटकर ब्रसड़ कोष में आ जाते हैं। इस कारण से, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है हमारे ब्रसड़ कोष से। तो मेरे पास क्या है कि क्योंकि शरीर का तापमान अधिक होने के कारण मेरे पास जो शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। तो इस लाइन को आप याद रखना, जो शरीर का तापमान बढ़ने के कारण शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए जो ब्रसड़ होते हैं वो हमारे उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। तो कोई भी टेंशन मत लो, आप इस क्वेश्चन को समझो और सीखो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं बात ऊपर हम आ चुके हैं कि मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है। मैं 7वां क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो मेरे पास वाहित मल क्या होता है और वाहित मल मेरे पास किस प्रकार हानिकारक होता है, हमें यह बताना है। तो इसका उत्तर आपको बहुत आसान तरीके से लिखना है। आपको क्या लिखना है कि घरों से निकलने वाला अनुपचारित, घरों से निकलने वाला अनट्रीटेड, अनुपचारित या अर्धोपचारित, घरों से निकलने वाला अनुपचारित या अर्धोपचारित व्यर्थ पानी जिसमें मानवों तथा जंतुओं के, जिसमें मेरे पास मानवों तथा जंतुओं के बजर पदार्थ तथा मल पदार्थ घुले होते हैं, वाहित मल कहलाता है। मेरे पास क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है। तो वाहित मल का मतलब सीवेज। आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वहां आपको गटर मिलेंगे, नालियां मिलेंगी, बड़े बड़े पाइपलाइंस मिलेंगी। तो वो सभी क्या होती हैं, वो सभी मेरे पास सीवेज होती हैं, वो सभी हमारे पास वाहित मल होते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको आसान तरीके से करना है। तो सीवेज की मेरे पास ये डेफिनेशन हो जाएगी, मतलब घरों से निकलने वाला अनुपचारित या अर्धोपचारित व्यर्थ पानी जिसमें मानवों तथा जंतुओं के बजर पदार्थ घुले होते हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा अनट्रीटेड वाटर या मेरे पास सीवेज कहलाएगा। वो मेरे सिंपल तरीके से सीवेज कहलाता है। यह हमारे लिए
हानिकारक होता है। अब हमारे लिए हानिकारक क्यों है? जो सीवेज होता है उसके अंदर बहुत टाइप्स के मेरे पास बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती है, वायरसेस होते हैं। जो सीवेज होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, चिंता नहीं करनी। उसके बाद समझना आपको क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु उपस्थित होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और ये रोगाणु जो मेरे पास हैं, जो मेरे पास जीवाणु हैं, ये रोग को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको हम रोगाणु बोलते हैं। तो रोगाणु जो हैं, और ये रोगाणु जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। और जो ये सीवेज का वाटर है, ये रोगाणुओं को पनपने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। मतलब जो रोगाणुओं को खाना, पानी, पोषण चाहिए होता है, ये उनको सीवेज वाटर में बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाता है। तो आपको सीवेज समझ में आया होगा, और सीवेज हमारे लिए क्यों हानिकारक है समझ में आया होगा। तो क्यों हानिकारक है? जो सीवेज पानी है उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, उससे हमारे अंदर रोग हो सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक होता है। क्योंकि मेरे पास जो सीवेज होता है इसके अंदर बहुत तरीके के हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको दूसरे नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं उम्मीद और आशा करता हूं। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर कुछ भी रटना नहीं है। बायो का मतलब ही है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब आप समझते हो? मैं आपको बता दूं, जीव विज्ञान का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। मतलब जिसको पढ़ते रहो, समझते रहो, उसको कभी भी अंत नहीं है। बायोलॉजी का कभी भी अंत नहीं है। और अगर आपने बायोलॉजी ली है तो गॉड ब्लेस यू कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल इंफॉर्मेशन को गेन कर पाओगे। आपको सीखने को मिल रहा है, आप समझ पा रहे हो कि सीवेज क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे ये हमें हार्म पहुंचाते हैं, ये समझाओ आपने। और जब मैं वन शॉट क्लासेस लूंगा ना, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, बस मुझे साथ चाहिए आपका। अगर आप साथ दोगे ना, तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बायोलॉजी से आपको प्यार हो जाएगा। आप बायोलॉजी बोलोगे मुझे बायोलॉजी सबसे आसान लगती है, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। मतलब मैंने बायोलॉजी के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया। कैसे? मैंने रट्टा कुछ नहीं मारा, मैंने सब समझा, बस समझा, और रट्टा कुछ भी नहीं मारा, समझने के आधार पर मैंने क्वेश्चंस को किया। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 12th क्लास बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी के सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं यहां पर। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेरे पास 13 नंबर क्वेश्चन है भले ही, लेकिन ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। मैं सीक्वेंस में क्वेश्चन करा रहा हूं कि आप समझो, सीखो, बस आप क्वेश्चन पर फोकस करो कि जो जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं बिल्कुल छांट के लाया हूं, चुनिंदा क्वेश्चंस लाया हूं कि आपको बिल्कुल मक्खन चीजें मिले, बिल्कुल मक्खन वाली चीजें। मेरे पास है कि मेटा स्टेटस, जो मेरे पास मेटा स्टेटस है, इसका मेरे पास मतलब क्या होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटा स्टेटस। तो मेटा स्टेटस का मतलब क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, इसको अच्छी तरीके से आप समझाइए। तो आपने कैंसर का नाम सुना होगा, कैंसर के बारे में। तो कैंसर में क्या होता है? कैंसर के अंदर क्या होता है? ट्यूमर्स होती हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास जो किसी व्यक्ति को जब कैंसर होता है, तो कैंसर का मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह। कैंसर में क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और हमारा जो शरीर होता है पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मेरे पास करोड़ों अरबों कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो मेरे पास जो कोशिका होती है, कोशिका ही हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। अब कोशिका क्या करती है? कोशिका मेरे पास वृद्धि करती है। सबसे पहले कोशिका छोटी होती है। अब ये कोशिका छोटी है, कुछ समय बाद ये कोशिका क्या कर जाएगी? बड़ी हो जाएगी। उस समय ये कोशिका क्या करेगी? उसके बाद कुछ और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद ये वृद्धि कर ली इसने, मतलब इसने अपने आकार में वृद्धि की। उसके बाद ये विभाजन करेगी। सबसे पहले इसने ग्रोथ किया। अब ग्रोथ करने के बाद इसके अंदर डिवीजन होगा। डिवीजन हुआ मतलब ये कोशिका दो टुकड़ों में या दो भागों में टूट जाएगी, पुत्री कोशिका में टूट जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ कि कोशिकाएं टूट रही हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में टूट रही हैं। लेकिन वहीं कैंसर में क्या होता है कि जब कोशिकाओं का जो समूह होता है, वो मेरे पास क्या होता है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो मेरे पास संस्पर्श संदमन होता है, उसका गुण खत्म हो जाता है। और जो एक कोशिका इतनी, ये मेरे पास ये एक ऊतक है, इसमें कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, विभाजन करेंगी। एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में टूटेगी। इस तरीके से ये मेरे पास कैंसर का एक ट्यूमर है, कैंसर ट्यूमर है मेरे पास। तो इसमें क्या हुआ, कोशिका जो है वो बड़ी हो जाएगी, वृद्धि करेगी, विभाजन करेगी। लेकिन इस कैंसर ट्यूमर में क्या होता है, जो मेरे पास कैंसराइज सेल होती हैं वो मेरे पास क्या करती हैं, वो मेरे पास बड़ी हो जाती हैं और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता उनके अंदर, और वो लगातार बड़ी होती जा रही हैं, लगातार बड़ी होती जा रही हैं, विभाजन करती रहती हैं। मतलब अपने आसपास एक गुंबदाकार एक बहुत बड़ा एक गुत्था बना लेती हैं, बहुत बड़ा क्या कर लेती है, गुत्था बना लेती है कोशिकाओं का। और यही मेरे पास कैंसर कहलाता है। मतलब कोशिकाओं का अनकंट्रोल सेल डिवीजन, मतलब कोशिकाओं की अनियंत्रित कोशिका वृद्धि और विभाजन मेरे पास कैंसर कहलाता है। अब कैंसर का एक
स्थान से निकलकर, अब ब्लड कैंसर मेरे पास है तो मेरे पास वो आपके माउथ से है, तो माउथ से आपके कहीं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा। पूरी बॉडी के अंदर कैंसर कहीं भी फैलता है ब्लड के माध्यम से, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, यही मेरे पास मेटास्टेसिस कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेटास्टेसिस समझ में आया होगा। क्या कुछ भी रटना पड़ा आपको? बिल्कुल नहीं, आपको बस समझना है कि मेरे पास क्या होता है कि कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर पहुंचना और पहुंचकर वहां एक नए ट्यूमर को बनाना। मतलब मेरे पास जो ट्यूमर्स होते हैं, सबसे पहले मेरे पास ट्यूमर का मतलब क्या होता है, आप फोड़ा जानते हो, फोड़ा। तो फोड़ा क्या एक तरीके का ट्यूमर होता है मेरे पास। फोड़ा मेरे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक मेरे पास बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मेरे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मेरे पास कैंसर ट्यूमर होता है वो मेरे पास एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, याद रखना उस चीज को। तो मेरे पास एक स्थान से निकलकर, मेरे पास एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। तो इस प्रोसेस को, इस नए कैंसर की उत्पत्ति को मैं क्या बोलूंगा, मेटास्टेसिस। क्या आपको बायोलॉजी में मजा आ रहा है? क्या आपको बायोलॉजी में कुछ भी रटना पड़ रहा है? नहीं, मैं बोला ना, बायोलॉजी का मतलब ही होता है जीवन का विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब ही होता है जीवन का विज्ञान। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनसंख्या। बहन अब मैं बात करूंगा हमारे जनसंख्या विस्फोट के ऊपर, यानी कि मेरे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट तो आप लोग सुनते ही होंगे कि मेरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में जनसंख्या दर बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसका मतलब मेरे पास क्या होता है, इसकी परिभाषा मेरे पास क्या होती है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन इसकी परिभाषा किसे कहते हैं, मतलब मेरे पास जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, मेरे पास जो जनसंख्या विस्फोट है, वो मेरे पास होता क्या है, सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा। तो मेरे पास क्या है कि मृत्यु दर में कमी, मतलब लोगों की जो मरने की दर है वो कम हो जाएगी। मतलब मेरे पास लोगों की जो मरने की दर है वो कम हो जाएगी। वह जन्म दर में तीव्र वृद्धि, मतलब मेरे पास जो मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण एक निश्चित एरिया में, मतलब क्या है कि मेरे पास एक निश्चित एरिया में लोगों की संख्या को मैं क्या बोलूंगा, हमारी जनसंख्या बोलूंगा। अब जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में बहुत तीव्र वृद्धि हो रही है। मतलब मृत्यु दर में मेरे पास जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, मृत्यु दर में कमी है, जन्म दर में बहुत ज्यादा वृद्धि है। उसके कारण किसी स्थान विशेष में, किसी एक पर्टिकुलर, मेरे पास पर्टिकुलर एरिया है, ये मेरे पास स्थान है, तो इस स्थान की मेरे पास क्या है, जनसंख्या। तो किसी निश्चित समय में इस स्थान की जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि या मेरे पास होने वाली तीव्र जनसंख्या मेरे पास क्या कहलाती है, जनसंख्या विस्फोट कहलाती है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाती है। भाई बहन, मैंने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा आसान शब्दों में डिस्कस किया और आप लोग अपना कमेंट जो है, आप लोग अपना सुझाव जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको बायोलॉजी कैसी लग रही है, आपको बायोलॉजी में मजा आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है हमारा कि विपुंसन किसे कहते हैं। मेरे पास विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक जो मेरे पास जो होता है वो कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। विपुंसन का मतलब क्या है, एक भारी भरकम शब्द आपको दिया गया है विपुंसन। तो विपुंसन को मैं सबसे पहले आपको आसान तरीके से समझाता हूं कि मेरे पास विपुंसन क्या होता है। मेरे पास इमैस्कुलेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि जो मेरे पास इमैस्कुलेशन क्या होता है, मेरे पास कोई एक फूल है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक फूल है। मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि मेरे पास कोई एक फूल है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास कोई एक फूल है। ये मेरे पास क्या फूल है, ये फूल की मेरे पास कलियां हैं, मेरे पास पंखुड़ियां हैं और पंखुड़ियों के बाद फूल में मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास स्टिग्मा है। ये मेरे पास क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मतलब ये मेरे पास स्त्री केसर है और ये मेरे पास पुंकेसर उसमें लगे हुए हैं। मेरे अंदर फूल के अंदर क्या है, मेरे पास पुंकेसर लगे हुए हैं, मेरे पास पुंकेसर ये लगे हुए हैं, मेरे पास पुंकेसर लगे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर वैज्ञानिक हूं, ये विपुंसन की क्रिया जो होती है, जो इमैस्कुलेशन होता है, वो केवल और केवल लैबोरेटरी में किया जाता है, केवल और केवल वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इसमें से जो मेरे पास ये जो पुंकेसर होगा, ये मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ये मेरे पास नर जननांग होंगे और मेरे पास ये जो बीच में ये मेरे पास स्त्री केसर है, ये मेरे पास, इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं। तो ये पिस्टल जो है वो मेरे पास फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें से जो मेरे पास मेल वाले ऑर्गन्स हैं, इस मेल वाले पुंकेसर को मैं काट दूंगा। कैसे काटूंगा, कैंची की मदद से काट दूंगा। तो मैं इसको कैंची की मदद से काट दूंगा, इन दोनों को काट दूंगा और काटने के बाद मैं इसको एक बैग से बांध दूंगा। काटने के बाद इसको मैं बैग से बांध दूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये द्विलिंगी
फूल था, मेरे पास ये द्विलिंगी फ्लावर था, तो इसके अंदर मेरे पास स्त्री केसर भी था, मेरे पास पुंकेसर भी था। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये पुंकेसर थोड़ा खराब लग रहा है। क्योंकि मुझे पुंकेसर खराब लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अच्छा वाला पुंकेसर लाऊंगा। मेरे पास स्त्री केसर अच्छी है, लंबी है, स्त्री केसर बढ़िया है, मतलब मेरे पास स्त्री केसर बढ़िया है, लेकिन पुंकेसर मेरा खराब है। तो मैं इन पुंकेसरों को काट कर बांध दूंगा और यहां पर एक नया और बहुत अच्छा पुंकेसर लाऊंगा बाहर से, और इसकी इस तरफ इसके ऊपर छिड़क दूंगा, तो मेरे पास इससे परागण होगा। और इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, विपुंसन, और मेरे पास बैगिंग कहलाएगा। तो ये मेरे पास विपुंसन कहलाता है, आप इसको इमैस्कुलेशन बोल सकते हैं। मेरे पास क्या है कि कलिका अवस्था में पुष्प के पुंकेसरों को हटाने की प्रक्रिया, मैंने बोला ना कि मेरे पास कोई फूल है, मेरे पास अगर कोई फूल है और इसमें मेरे पास स्त्री केसर होती है, मेरे पास स्त्री केसर है और ये मेरे पास इसके पुंकेसर हैं, तो कलिका अवस्था में ही पुंकेसरों को हटा देना, कलिका अवस्था में ही पुंकेसरों को काट देना, इस क्रिया को मैं क्या बोलूंगा, ये क्रिया जो है मेरे पास इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहलाती है। और द्विलिंगी पौधों के पुष्पों में ये पर परागण के लिए की जाने वाली क्रिया है। अगर मेरे पास नर जननांग होगा, मेरे पास मादा जननांग होगा, तो आपस में स्वपरागण कर लेंगे, लेकिन स्वपरागण में कुछ हानियां भी हैं, इसलिए मैं पर परागण कराऊंगा। और पर परागण कराने के लिए हमारे पास जो मेरे पास साइंटिस्ट लोग होते हैं इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो मेरे पास पादप प्रजनक द्वारा इस तकनीक का उपयोग किया जाता है और इस प्रयोग में खिलने से पहले ही इसको किया जाता है। देखो, फूल अगर खिल जाएगा, फूल खिलने से पहले किया जाता है, क्योंकि अगर फूल खिल जाएगा तो कोई दूसरा परागकण उसके ऊपर आ जाएगा, तो ये जो पूरा हम प्रोसेस कर रहे हैं वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो ये हम कब करेंगे, जब जो फूल होता है वो कली की अवस्था में होता है, तब हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, और मेरी जो एक्सप्लेनेशन है, मैं जो समझाने का तरीका है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। मेरे पास बहुत सारे रोग हैं, आप रोगों के बारे में पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का मतलब ही होता है विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ो। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे मानव स्वास्थ्य तथा रोग से है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमंस की डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे पास पहला रोग का संचरण का मतलब कैसे फैल रहा है, कैसे उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो मेरे पास संचरण का मतलब होता है कैसे वो मेरे पास फैल रहा है। तो संचरण का मतलब कैसे वो फैल रहा है, तो मेरे पास सबसे पहले अमीबियासिस के बारे में हम पढ़ेंगे, अमीबियासिस कैसे फैलता है। उसके बाद मेरे पास मलेरिया कैसे फैलता है, उसके बाद मेरे पास एस्कैरियासिस कैसे फैलता है, जिसको हम एस्कैरिस्ता बोलते हैं। उसके बाद मेरे पास निमोनिया कैसे फैलता है। तो इन सभी के फैलने के तरीके को मैं बताऊंगा, और आप उन तरीकों को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, अपने दिमाग के अंदर नोट डाउन कर लेना, ताकि आप इन चीजों से अवेयर रहें और आप बिल्कुल इन चीजों को अवॉइड करें। मेरे पास पहला जो मेरे पास है वो मेरे पास है अमीबियासिस। इसको हम बोलते हैं, अमीबियासिस को हम अमीबिता हिंदी में बोलते हैं। ये जो होता है वो एक किसके कारण होता है, एक पैरासिटिक की तरह कारण होता है। वो मेरे पास क्या, वो मेरे पास होता है एंट अमीबा हिस्टोलिट का। मेरे पास ये याद रखना आप लोग कि मेरे पास जो एंट अमीबा हिस्टोलिट का है, ये मेरे पास एक तरीके का पैरासाइट होता है। इसके कारण मेरे पास क्या होता है, इसके कारण हमारे पास अमीबियासिस होता है। अमीबियासिस का मतलब क्या होता है आप समझ लेंगे इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि इसका संचरण जो होता है वो संक्रमित जल और भोजन के कारण होता है। मतलब आप ऐसा खाना खा रहे हो, जो मेरे पास स्ट्रीट फूड्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो अमीबियासिस का डर रहता है ना, जो आप टिक्की खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, मोमोज खाते हो, फिंगर खाते हो, चाउमीन खाते हो ना, आप जो स्ट्रीट फूड खा रहे हो, इनसे सबसे बड़ा खतरा रहता है टाइफाइड होने का, और टाइफाइड के साथ साथ इनमें सबसे बड़ा खतरा रहता है अमीबियासिस होने का। तो आप बाहर की चीजों को अवॉइड करो, ये बीमारियां तभी आपको अब छोड़ेंगी। तो ये मेरे पास हो गया। तो इसका संक्रमण जो होता है एक एंटमीबा सिस्ट मक्खी द्वारा भोजन में पहुंचाया जाता है। मतलब पहली चीज क्या है कि जो संदूषित भोजन हम ले रहे हैं, जो हम स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं, वहां से होता है। और मेरे पास जो मक्खी होती है, मक्खी कौन सी मक्खी, सिस्ट काइंड ऑफ मक्खी मेरे पास होती है, वो भी इसका संचरण करती है। तो आपको दोनों संचरण के तरीके याद रखने चाहिए। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मैं बात करूंगा मलेरिया के ऊपर। मेरे पास मलेरिया कैसे करता है। तो मलेरिया में क्या होता है मेरे पास, मैं आपको बताऊं मलेरिया के ऊपर। तो मलेरिया मेरे पास किस तरीके से करता है, मलेरिया, ये मेरे पास आ गया मलेरिया। तो मलेरिया में मेरे
पास क्या होता है मलेरिया में, मेरे पास मलेरिया, तो इसका संचरण जो होता है वो मेरे पास प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ करता है। हम सभी को पता है, हम सभी के घरों में भी बोला जाता है कि मच्छरों से बचकर रहो, मच्छरों से मलेरिया होता है, मच्छरों से चिकनगुनिया होता है, मच्छरों से डेंगू होता है, तो आपको मच्छरों से बचकर रहना चाहिए। लेकिन याद रखना मलेरिया जो है वो मच्छर से नहीं फैलता, मच्छर तो एक वाहक है, मच्छर तो एक हमारा वेक्टर है, लेकिन मलेरिया जो होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम से होता है, ना कि मेरे पास मच्छर थे। मच्छर तो एक मेरे पास एक वाहक है, एक वेक्टर का काम कर रहा है, जो हमें उस पैरासाइट तो जो मेरे पास प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट का एक सहारा बन रहा है, जो कि मानव शरीर में एंटर करने के लिए उसको चाहिए होता है। अब प्लाज्मोडियम खुद तो आपके शरीर में एंटर नहीं कर पाएगा, वो जाएगा मच्छर के सलाइवा के अंदर, अब मच्छर उसको हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो इस चीज को याद रखना, मेरे पास जो मलेरिया है जो किससे फैलता है, ये मेरे पास प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। मेरे पास ये परजीवी प्रोटोजोआ होता है, और मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। कौन सी मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आप हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि हमें मच्छर जो काटते हैं क्या हमें वो नर मच्छर काटते हैं या मेरे पास मादा मच्छर काटते हैं, तो हमेशा याद रखना जो नर मच्छर होते हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं काटते। मेरे पास जो मादा मच्छर होते हैं वही हमेशा काटते हैं। क्यों? क्योंकि जो नर मच्छर होते हैं उनको उनके अंदर कोई भी अंडे नहीं होते, और जो मेरे पास मादा मच्छर होती है, मादा एनाफिलीज होती है, उसके अंदर उसके अंडे होते हैं, और अंडों को एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन चाहिए होता है, और जो प्रोटीन होता है वो केवल और केवल मानव शरीर के अंदर मिलता है, और इसीलिए वो मानव शरीर के अंदर उस प्रोटीन को चूसते हैं, और चूसने के साथ साथ अपने अंडों को पोषण प्रदान करते हैं, और उसके साथ साथ ही हमारे अंदर जो हमारे पास स्पोरो जॉइंट चले जाते हैं। स्पोरो जॉइंट का मतलब क्या है? स्पोरो जॉइंट का मतलब है मेरे पास प्लाज्मोडियम चले जाते हैं, सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से जो मच्छर है, मच्छर हमें संक्रमित कर रहा है, किसको? मानव शरीर को संक्रमित कर रहा है। हमारा गा नंबर क्या है हमारे पास? एस्केरिस्टा। मेरे पास जो एस्केरियासिस है, एस्केरिस्टा, ये हमें कैसे फैलता है? जो मेरे पास यह रोग होता है ना, ये एस्केरिस से होता है, एस्केरिस के अंडों से होता है। आप इस तरीके से याद रखना कि यह रोग एस्केरिस के अंडों से, अंडों के भोजन के साथ शरीर में जाने से होता है। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मक्खी वाला खाना खा लेते हैं, मक्खी उसके ऊपर बैठ गई, उसको खाना खा लिया, या स्ट्रीट फूड्स में तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि वहाँ पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। अब मक्खियाँ बैठ रही हैं तो मतलब है कि एस्केरिस के अंडों को भोजन तक लाया जा रहा है, किसके माध्यम से? मक्खी के माध्यम से। तो ये 100% श्योरिटी होती है कि उस खाने में एस्केरिसिस का डर है, उस खाने में टाइफाइड होने का डर है, उस खाने से मेरे पास अमीबियासिस होने का डर है। तो इन चीज़ों को समझो आप लोग, और इन चीज़ों को कंप्लीटली डिनाई करो। अब लास्ट मेरा निमोनिया बचा था, मैं आपको बता दूं निमोनिया। तो मेरे पास निमोनिया जो फैलता है, निमोनिया जो मेरे पास निमोनिया फैलता है, निमोनिया किससे फैलता है? निमोनिया मेरे पास खांसने और छींकने से फैलता है। किससे फैलता है? मेरे पास खांसने से, मेरे पास खांसने से निमोनिया फैलता है, मेरे पास छींकने से, मेरे पास खांसने और छींकने से निमोनिया फैलता है। आप इस चीज को याद रखना। और निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में मेरे पास जो नाखून होते हैं, मेरे पास जो ओंठ होते हैं, वो हल्के से नीले पड़ जाते हैं, गेहुआ रंग से नीले पड़ जाते हैं, और वो सबसे सीवियर सिचुएशन होती है। आप याद रखना इन चीजों को। और कभी कभी तो निमोनिया में इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, आंतरिक रक्तस्राव भी शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज को भी याद रखना, और इन सारी बीमारियों को आप लोग समझे हो, आज मैंने आपको बताया, तो इन चीजों को आपको अपनी डेली लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है। और बायोलॉजी में हमेशा मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज रटो नहीं। बायोलॉजी का मतलब मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, मुझे कुछ भी रटा हुआ नहीं है, मैं सब चीज को समझता हूं कि आपको बायोलॉजी मिली है, उसका सही तरीके से यूज करो, समझो, सीखो चीजों को। आपको मौका मिला है इन चीजों के बारे में पढ़ने का, जो बहुत सारे लोग तरसते हैं इन चीजों को पढ़ने के लिए, तो उसको सही तरीके से आप यूज करो। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? ये भी हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं बोर्ड के चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा ये वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जन स्वास्थ्य उपाय है जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपाय के रूप में अपनाएंगे? तो मेरे पास संक्रामक रोगों के विरुद्ध मतलब, तो मेरे पास संक्रामक रोग क्या होते हैं? सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया हमने रोग तो सुने हैं, कि हमने डिसीज तो सुनी है, लेकिन मेरे पास संक्रामक डिसीज क्या होती है? मेरे पास इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है? आपने सुना होगा कि उसको इन्फेक्शन है तो उसको छूना नहीं, बिल्कुल सुना
सुना है आपने गांव में कि उसको इन्फेक्शन है, उसको छूना मत। तो मेरे पास वही होती है इन्फेक्शियस डिसीज बोल दो, संक्रामक रोग बोल दो, कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने के द्वारा, टचिंग के थ्रू फैलते हैं, उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज या मेरे पास इन्फेक्शियस डिसीज या मेरे पास संक्रामक रोग कहलाते हैं। सिंपल तरीके से याद रखना। तो इनको हम कैसे रोक पाएंगे, इनका हम रक्षा उपाय का मतलब है कि इनको रोकने के उपाय मेरे पास क्या है। तो पहला उपाय जो मेरे पास है कि लोगों को शिक्षित बनाना। सबसे पहली चीज क्या है कि लोग जब मेरे पास एजुकेटेड होंगे, जब मेरी सोसाइटी एजुकेटेड होगी, तो हम लोग उस चीज को रोक पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, हमारे अंदर उस तरीके की बुद्धि विकसित हो पाएगी। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि बीमारी को स्वास्थ्य लोगों में अलग रखना। मतलब क्या है, मेरे पास जो मेरे पास बीमार व्यक्ति है, पहली बात क्या है कि मेरे पास जो बीमार व्यक्ति है वही मेरे पास संक्रमित व्यक्ति है। अब मेरे पास संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना। यानी कि अगर आपके घर में किसी को जब कोविड हुआ था, किसी को, मैं तो नहीं चाहता किसी को हो कोविड, उस टाइम पर 2019-20 के टाइम पर लोगों को कोविड हुआ था, तो उनको अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? ताकि उनको अलग कमरे में वेंटिलेटेड कर दिया गया था कि दूसरे लोगों के वे कॉन्टैक्ट में ना आए, और कॉन्टैक्ट में आएंगे तो बीमारी फैलेगी, बीमारी बढ़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि लोगों को, जो संक्रमित व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य व्यक्ति के साथ अलग रखना, ये मेरे पास चीज है। और मेरे पास लास्ट नंबर चीज क्या है, वैक्सीनेशन करना। सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे व्यापक स्तर पर हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए, तभी हम इसको कंप्लीटली रोक पाएंगे। और रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इन चीजों को रोकने के लिए ये एक दिन में तो कभी नहीं हो पाएंगी, लेकिन एक दिन जरूर हो पाएंगी। तो इन सबके लिए हमें बिल्कुल हम सबको सहयोग के साथ काम करना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन, तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि सेब को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? सेब को आभासी फल या असत्य फल, मेरे पास सेब जो है वो असत्य फल, मेरे पास सेब जो है, सेब कैसा फल मेरे पास है? सेब मेरे पास जो है वो असत्य फल है। सेब को असत्य फल क्यों कहते हैं? असत्य फल मतलब झूठा फल या फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? सेब मेरे पास फल नहीं होता, सेब मेरे पास ट्रू फ्रूट नहीं होता है। क्यों कि सेब को सत्य फल क्यों नहीं कहते? पहला पॉइंट। और ये पुष्प के कौन से भाग से विकसित होता है, तो आपको ये बताना है। जो मेरे पास सेब होता है, सेब मेरे पास सत्य फल नहीं है। एक मेरे पास जो सेब है वो एक मेरे पास फॉल्स फ्रूट है। अब मेरे पास फॉल्स फ्रूट क्यों है, मैं आपको बताता हूं कि सत्य फल जो होता है वो हमेशा अंडाशय से विकसित होता है। हमेशा जो मेरे पास अंडाशय होता है वो मेरे पास क्या बनाता है? अंडाशय हमेशा फल बनाता है। और जो मेरे पास बीजांड होता है वो बीजांड हमेशा बीज बनाता है। अब लेकिन सेब के केस में क्या होता है? सेब हमेशा अकेला रहता है। सेब बोलता है मैं अंडाशय से फल नहीं बनाऊंगा, अंडाशय से फल नहीं बनाता। इसलिए ये क्या करता है, ये अपने अंदर जो पुष्पासन होता है, जो इसके अंदर थैलेमस होता है, ये थैलेमस से पूरा सेब बनता है। सेब कभी भी अंडाशय से, ओवरी से नहीं बनता, इस चीज को याद रखना। और यही कारण है कि हम सेब को सत्य फल ना बोल के असत्य फल बोलते हैं। तो मेरे पास क्या कि मेरे पास ट्रू फ्रूट ना होके मेरे पास ये फॉल्स फ्रूट है। तो मेरे पास ये ट्रू फ्रूट नहीं होता है। जो निषेचित अंडाशय से विकसित होते हैं वे मेरे पास सत्य फल कहलाते हैं। और जो ना होकर, जो अंडाशय से विकसित ना होकर पुष्पासन से, मैंने बोला ना, जो मेरे पास फ्लैशी थैलेमस से डेवलप होते हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा? उनको मैं आभासी फल या असत्य फल बोलूंगा। और बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, ज्यादातर जो फल जो होते हैं वो अंडाशय से ही विकसित होते हैं। लेकिन जो मेरा सेब होता है ये बहुत नटखट टाइप का है। ये अंडाशय से विकसित ना होकर पुष्पासन से यानी कि थैलेमस से डेवलप होता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके थोड़े ऊपर से जा रहा है ना, बायोलॉजी को फील कराता हूं कि बायोलॉजी होती क्या है, मैं आपको फील कराता हूं। मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास क्या, मेरे पास स्टिग्मा, मेरे पास क्या है? ये मेरे पास वर्तिकाग्र है, ये मेरे पास वर्तिका, और ये मेरे पास अंडाशय है। मेरे पास ये अंडाशय है, सबसे फूला हुआ भाग मेरे पास अंडाशय है। यहीं से क्या बनता है? यहीं से मेरे पास फल बनता है, यहीं से मेरे पास फ्रूट बनता है। लेकिन जो ये मेरे पास होता है, जिस पर स्थित होता है, जिस पर ये आश्रित होता है, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे पास ये क्या कहलाएगा? ये मेरे पास थैलेमस कहलाएगा। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास पुष्पासन बोलेंगे इसको, जहां पर पुष्प, जहां पर पूरा जो फ्लावर होता है वो रखा हुआ होता है, उस पार्ट को मैं बोलूंगा पुष्पासन। और जो मेरे पास सेब है, सेब मेरे पास पुष्पासन से विकसित होता है, ना कि अंडाशय से। इस चीज को याद रखना। क्या आपको कोई भी चीज रटनी पड़ रही है? क्या आपको पूरा समझ में आ रहा है? बस कमेंट बॉक्स में हर एक चीज बता देना और #बायोलॉजी टाइप कर देना। मैं बढ़ता हूं हमारे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास नेक्स्ट
क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं और उनकी वंशागति से आप क्या समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन होता है हमारे पास, ये इसको समझने वाला क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिंग संलग्न लक्षण, यानी कि मेरे पास जो लैंगिक गुणसूत्रों पर, मेरे पास क्या, इसको समझना आप लोग कि लैंगिक गुणसूत्रों पर कुछ दैहिक लक्षणों के जीन विद्यमान हो जाते हैं और ऐसे लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं, व इनकी वंशागति को हम लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। मतलब मेरे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेरे पास कैसे होते हैं, एक मेरे पास लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, मतलब मेरे पास जो एक सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक मेरे पास कायिक गुणसूत्र होते हैं। तो आप दोनों चीजों को याद रखना। अब जब इनका मैं डिटेल चैप्टर लेके आऊंगा उसके अंदर आपको समझाऊंगा, तब आप सीख पाओगे। और सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। एक्स संलग्न किसे कहते हैं, एक्स संलग्न लक्षण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा खासा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पास। जो मेरे पास एक्स संलग्न लक्षण है, मेरे पास क्या, जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो अप्रभावी होते हैं और जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात विखंडों पर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास वर्णांधता, उदाहरण के लिए मेरे पास हीमोफीलिया। जो मेरे पास हीमोफीलिया है और वर्णांधता है, इनके बारे में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं, 5 नंबर। अगर आप इन दोनों टॉपिक को तैयार करोगे मेरे साथ वन शॉट में, तो 5 नंबर बायोलॉजी में पक्के हो जाएंगे। बायोलॉजी में केवल वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम प्रश्न है। और अब अगली बार से मैं जब बायोलॉजी लेके आऊंगा तो आपको मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज फ्लो में कराऊंगा और बिल्कुल सिखाऊंगा बायोलॉजी को, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, कुछ भी रटाऊंगा नहीं। आप कहीं से भी बायोलॉजी पढ़ी हो, लेकिन ऐसी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा कि आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी, पूरी 360 डिग्री पढ़ाऊंगा बायोलॉजी को बिल्कुल। मेरे पास क्या बोल रहा है, मेरे पास कैरेक्टर्स मेरे पास क्या है, मेरा 6वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नंबरिंग थोड़ी गलत पड़ी हुई है, उस चीज को आप थोड़ा इग्नोर करना। क्या है मेरे पास कि किन्हीं 2 कवक जातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग मेरे पास एंटीबायोटिक्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। एंटीबायोटिक का नाम तो आप लोग जानते होंगे ना, आप कभी भी बीमार पड़े हो, आप बीमार पड़े हो तो आप हमेशा डॉक्टर के पास जाते हो। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप एंटीबायोटिक्स ले लो, एंटीबायोटिक्स आपको बुखार में आराम देगी। लेकिन कब आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है, जब बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है। जो एंटीबायोटिक्स होती है तो उसका हम यूज कहां पर करेंगे, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट बताना चाहता हूं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। जो मेरे पास एंटीबायोटिक्स होती है उसको हम कब यूज करते हैं, जब मेरे पास बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है, मेरे पास बैक्टीरिया से डिसीज होती है। जैसे कि मेरे पास टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हमारा सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। जैसे कि मेरे पास डेंगू डिसीज हो गया, डेंगू बुखार में हम एंटीबायोटिक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डेंगू जो होता है मेरे पास बैक्टीरिया से ना होकर वायरस में होता है, और वायरस के अंदर कभी भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करते, क्योंकि जो वायरस होता है मेरा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं होती। तो जो मेरे पास बैक्टीरिया है इसमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, याद रखना। जो मेरे पास एंटीबायोटिक्स के नाम लिखिए, तो सबसे पहला मेरे पास पेनिसिलियम नोटेटम, मेरे पास जो पहली कवक है वो मेरे पास है पेनिसिलियम नोटेटम, और इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, प्रतिजैविक बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। दूसरी मेरे पास क्या है, दूसरी मेरे पास पेनिसिलियम ग्राइसियोफुल्विन, इसकी मदद से हम पेनिसिलिन बनाते हैं। और पेनिसिलिन हमारी पहली एंटीबायोटिक्स थी, याद रखना। जब हमारी वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी, जो हमारा विश्व युद्ध हमारा द्वितीय हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे सैनिक हमारे घायल हो गए थे। जो उसमें एंटीबायोटिक्स, जो हमारे पास बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ था, एंटीबायोटिक्स मेरे पास उस टाइम आई थी। किसने बनाई थी मेरे पास, आप कमेंट बॉक्स में बताना वो किसने बनाई थी, फ्लेमिंग ने बनाई थी। सिंपल तरीके से याद रखना, फ्लेमिंग ने। और फ्लेमिंग को इसके लिए, मेरे पास जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग ने इसको लिए, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया और राष्ट्र हित के लिए बहुत बड़ा काम किया, यानी कि इन्होंने एंटीबायोटिक्स को बना। और लाखों करोड़ों लोग इस टाइम एंटीबायोटिक्स का यूज धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पता ही होगा। आप कवकों का नाम भी याद रखना, पेनिसिलियम नोटेटम पहली मेरे पास, और मेरे पास पेनिसिलियम ग्राइसियोफुल्विन, इस तरीके से। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन भी दी, आपको समझाया, सिखाया, क्योंकि ये बायोलॉजी की पहली और इंट्रो क्लास थी। नेक्स्ट क्लास जब आएगी उसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज वन शॉट कराऊंगा और ऐसे ऐसे वन शॉट कराऊंगा
जिसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, जिसमें आपको समझने पर फोकस करना होगा और बायोलॉजी अपने आप, बिल्कुल अपने आप आपके दिमाग में घुस जाएगी। आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपको कैसे समझ में आ गई। 100% बहुत ईमानदारी और लगन से पढ़ाता हूं, तो आपको एक लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना है। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।